हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल के बारे में। आपने यदि ये पूरा वीडियो देखा तो आपको दो फायदे हो सकते हैं। पहली कि आप स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल को किसी आसान लैंग्वेज में जान जाएंगे, और दूसरा फ़ायदा कि आप अपने सारे इंटरव्यू, कोई से भी कई इंटरव्यू, कितने भी हार्ड इंटरव्यू में यदि आपसे एसपीसी पूछा जाएगा तो आप इस वीडियो के थ्रू आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम के वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, वॉइस ऑफ कस्टमर क्या है, वॉइस ऑफ प्रोसेस और एसपीसी क्या है, कॉमन स्पेशल कॉज के बारे में जानेंगे, लोकेशन स्प्रेड एंड शेप के बारे में जानेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में जानेंगे, वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट के बारे में जानेंगे, और एडिशनल इंटरप्रिटेशन जो ज़रूरी है, इंटरव्यू में पूछता है कि भाई एसपीसी तो तुमने बना दिया, बताओ कि कैसे ओके होगा। 3 नीचे ग्राफ हो जा रहा है, 3 ऊपर जा रहा है, 7 लगातार एक साइड है, 14 लगातार एक साइड है, ये सब चीज़ समझना ज़रूरी है। यही समझ गए तो एसपीसी समझ गए। दैन प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, एट्रीब्यूट चार्ट क्या है और प्रोसेस कैपेबिलिटी का एट्रीब्यूट क्या है वो हम जानेंगे। इस तरीके से हम आगे पूरे एसपीसी के बारे में जानेंगे, और लगातार वीडियो में बने रहिए। आपको पूरा का पूरा डिटेल आसान भाषा में एसपीसी पूरा आज कंप्लीट कर ही देना है एकदम बिल्कुल, और पूरे अंत तक बने रहना है, पूरा देखना है और अपने करियर को सही करना है। तो हम जानते हैं व्हाट इज स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल क्या है। बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कंट्रोलिंग द प्रोसेस बाय यूजिंग स्टैटिक्स इज कॉल्ड स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। हम अपने प्रोसेस को स्टैटिक्स के थ्रू यदि कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो हम एसपीसी कर रहे हैं। देन हम स्टैटिक्स के बारे में जानते हैं। स्टैटिक्स क्या है कि ह्यूज सैंपल है, 1000 सैंपल है, और 1000 सैंपल में से कुछ सैंपल हम लेकर करके यदि हम उस पूरे 1000 सैंपल के नेचर के बारे में जान रहे हैं, बिहेवियर के बारे में जान रहे हैं, और उसकी स्थिति या क्वालिटी के बारे में जान रहे हैं, तो यही स्टैटिक्स है। कन्वर्टिंग एन इनपुट इनटू द आउटपुट, इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने को ही प्रोसेस कहते हैं। और कंट्रोल क्या है, एंश्योरिंग द वेरिएशंस बिटवीन, आपको जो लिमिट मिली हुई है, जो आपको उसके अंदर में ही आप अपना रखना चाह रहे हैं। तो हमारा जो कस्टमर का वॉइस क्या है और हम उससे कैसे मीट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अल्टीमेट गोल ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है कि प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। प्रॉफिट क्या, क्योंकि ये कंपटीशन मार्केट है, इसमें हमें कंपटीटिव रहना है और हमें प्रॉफिट करना है। सर्वाइवल भी रहना है क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना भी है, क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, और हमारे प्रोडक्ट का डिमांड होना चाहिए। और ग्रोथ, और हमें लगातार ग्रोथ भी करना है, न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और नए नए एरिया में जाना है। तीनों चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर को सॉल्व करना है। अब कस्टमर का नीड्स क्या है जी, क्वालिटी प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेशंस क्या है, ऑन टाइम डिलीवरी। तो क्वालिटी प्रोडक्ट और ऑन टाइम डिलीवरी पहुंचा करके हम अपना प्रॉफिट, सर्वाइवल और ग्रोथ को रिटेन कर सकते हैं। एक और बात आपको बता दूं कि एपीक्यूपी, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग जो है वो सेटिस्फाई कर सकता है ये सारे नीड्स को। कैसे कि हम यदि कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसमें हमने एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग सही तरीके से डिप्लॉय किया था, तो हमारे नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन कस्टमर के कई हद तक हम मीट कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में हम भी आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे कि वह क्या एपीक्यूपी क्या है, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके क्या क्या एक्टिविटी हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं जी। हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल प्रोसेस कंट्रोल क्या था कि इनपुट करते थे, हम प्रोसेस करते थे, कुछ काम करते थे, हम यहाँ पे वर्क डन करते थे, और जब आउटपुट आता था तो हम फिर आउटपुट के ऊपर इंस्पेक्ट करते थे, डिफेक्ट निकलता था, रिजेक्ट होता था, फिर उसको हम रिजेक्ट करते थे, और देन उसके रिवर्क एंड रिपेयर करते थे, और देन हमारा आउटपुट होता था। मतलब कि जो ट्रेडिशनल प्रोसेस कंट्रोल था उसमें हमारा इंस्पेक्शन बेस्ड हमारा थिंकिंग था, इंस्पेक्शन बेस्ड हमारा एक्टिविटी थी, और हम प्रोसेस से कम रेफरेंस रखते थे, और हमारा गोल्ड पोस्ट स्पेशली थे हमारे कि हम एक बेटर अप्रोच है हमारा प्रोसेस कंट्रोल का। इसमें क्या है कि इनपुट हम दे रहे हैं, इनपुट के साथ हम क्या करते हैं, मेथड है काम करने का, इन्वायरमेंट है काम करने का, पीपल हम दे रहे हैं, स्किल पीपल दे रहे हैं, इक्विपमेंट दे रहे हैं, मटेरियल दे रहे हैं, उसी समय हम दे रहे हैं मैन मशीन मटेरियल मेथड हम इंश्योर कर रहे हैं इनपुट के साथ ही, प्रोसेस के साथ काम करने के समय पे ही। और काम करने के समय पे ही हम उसमें से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि सपोज कि प्रोसेस में ही हम कुछ सैंपल खरीद लेते हैं और उसको एनालाइज करके हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा प्रोसेस का बिहेवियर कैसा है, और यदि हम उस पर एक्शन ले लेते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो अच्छा बनेगा। मतलब कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो LSL और USL है, जो कस्टमर का गिवन रेंज है, उसके बाहर कम से कम पार्ट बने ताकि हमें कम से कम रिजेक्शन मिले।
एसपीसी के थ्रू हम प्रोसेस के वॉइस को जानेंगे। तो हम देखते हैं कि एसपीसी सबसे पहले डॉक्टर वॉल्टर ए सेनवर्ट ने 1920 में बेल लाइफ में बनाया था। ये सब आप लोग जानते हैं। और जो बेसिक प्रिंसिपल है एसपीसी का वो है वेरिएशन, क्योंकि जानते हैं कि कोई भी दो पार्ट आइडेंटिकल नहीं बन सकता, कोई दो प्रोसेस एक जैसा नहीं हो सकता। तो यदि दो पार्ट कोई आइडेंटिकल नहीं बन सकता तो मतलब कि वेरिएशंस आएंगे, मतलब कि वेरिएशंस आएंगे। अभी यह देख लीजिए, पार्ट ये है, ये बीच की लाइन है, तो वेरिएशन मतलब कभी पार्ट यहाँ बन रहा है, कभी 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 यहाँ बन रहा है। लेकिन पार्ट कभी यहाँ भी बन रहा है, कभी यहाँ भी बन रहा है, लेकिन पार्ट यहाँ भी नहीं बनना चाहिए। अभी आप समझिए कि ये मीन लाइन है, ये लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, ये अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है। तो बोलता है कि वेरिएशंस तो आएंगे प्रोसेस में, लेकिन जो वेरिएशंस हमारे डिफेक्ट जनरेट कर दे वैसे वेरिएशंस ना आए। तो मतलब कि हमें वेरिएशंस तो आएंगे यदि आपका प्रोसेस है तो, और लेकिन हमें क्या करना है, उसमें से कुछ प्रोसेस जो ऐसे हैं उनको कम करना है। ये वाले प्रोसेस, ये वाला जो हमारा डेटा आया है, ये हमारा वेस्ट जनरेट कर सकता है। हमें मिनिमाइज करना है। हमें कि कहाँ आना है, हमें मीन के नज़दीक आना है। हम मीन के नज़दीक आ गए तो हमारा प्रोसेस स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो आप समझिए कि हम, और दूसरा बात ये बताते हैं कि मिसकंसेप्ट होता था, हमारा मिसकंसेप्ट है एसपीसी को लेकर के, बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि क्या है कि लोग समझते हैं कि एसपीसी करने के लिए ना बहुत ह्यूज स्टैटिस्टिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारा फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा, बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए कोई बड़ा आदमी ही कर सकता है, बड़ा नॉलेजेबल पर्सन ही एसपीसी को कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। इनफैक्ट ये है कि एसपीसी रिक्वायर बहुत कम स्टैटिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, आप एसपीसी करने के लिए सिर्फ 15% स्टैटिकल की नॉलेज पड़ती है। स्टैटिकल आपको सिंपली बताया था, बड़े से कोई डेटा में छोटा डेटा निकाल के हम ग्राफ बना करके चेक करते हैं, यही स्टैटिक्स है। और 30% कॉमन सेंस का यूज होगा, 15% स्टैटिक्स का, 30% कॉमन सेंस का, और 60% जो है वो इफेक्टिवली अप्लाइड जॉब है। मतलब जो आपको फार्मूला या तरीका बताएंगे हम इस वीडियो में, वो आप कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, कितने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करते हैं, वही मेन चीज़ है कि आप एसपीसी कर पाएंगे। तो आपको भाई वेरिएशन भी पता चल गया, मेन बेसिक प्रिंसिपल, और एसपीसी का मिसकॉन्सेप्ट क्या है ये पता चल गया। और यही दोनों चीज़ जो है आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में। अभी आपको इंटरव्यू में एक और सवाल पूछा जाएगा जो हमेशा पूछा जाता है, कॉमन कॉज वेरिएशन और स्पेशल कॉज वेरिएशन। जो कॉमन कॉज है, कॉमन कॉज ये है कि यदि आप अपने बाइक से आ रहे हैं, नॉर्मल घर में निकलते हुए लेट हो गया, नाश्ता करने में लेट हो गया, रास्ते में छोटी मोटी जाम मिल गई, या थोड़ा सा आपका कुछ खाने पीने का मन था उसमें रुक गए, या किसी से कोई मिल गया रास्ते में, उससे बात करने लग गए, तो आपका 3-4 मिनट लेट हो गया। आप 9 बजे से 9:05, 9:10 या 9:11, 12 में पहुँचे। तो ये हो गया आपका कॉमन कॉज वेरिएशन, जो आपके लिमिट के अंदर है, मतलब कि चल जाएगा, एब्सेंट नहीं लगेगा आपका, है ना। ये थ्रेड नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं सकता आपको। हाँ, लेकिन आप लेट आए हो, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि स्पेशल कॉज वेरिएशन क्या है। सपोज आपका टायर पंचर हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, खुद का एक्सीडेंट हो गया, और आप 10 बजे आ रहे हैं, या 11 बजे आ रहे हैं, या 12 बजे आ रहे हैं, तो जो 1 घंटा और 2 घंटे का लेट है वो महीने में डेली तो नहीं होगा ना जी। डेली तो ये हो रहा है 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट का लेट, लेकिन एक दिन 2 घंटे का लेट हो जाता है, आधे घंटे का लेट हो जाता है, वही हमारा स्पेशल कॉज है। यदि आपका प्रोसेस में स्पेशल कॉज है तो सबसे पहले आपको स्पेशल कॉज पे एक्शन लेना है, उसके बाद आपको एसपीसी का सोचना है। स्पेसिफिकेशन, यदि जो वेरिएशंस हैं इसको हम और मिनिमाइज करना चाहते हैं ताकि हमारा प्रोसेस इतना कम्पिटिटिव बन जाए, इतना क्वालिटी प्रोडक्ट बन जाए कि मार्केट में सब उसी का डिमांड रहे और हमारा कंपनी ग्रोथ हो जाए। हम तो आपको 3 फंडामेंटल बताए थे कि देखिए हमें क्या करना है, प्रॉफिट करना है, ग्रोथ करना है, और हमें क्वालिटी प्रोडक्ट डिमांड बढ़ाना है। ठीक, स्प्रेड, लोकेशन और शेप के थ्रू ही हम पूरा का पूरा ये बता सकते हैं कि एसपीसी का हमारा क्या माहौल है। अभी देखिए ये मीन लाइन है, ये मीन लाइन है, और ये हमारा स्प्रेड है। मतलब कि ये जो हमारा प्रोसेस का जितना भी डेटा आ रहा है वो कोई डेटा
इस जगह पे आ रहा है, कोई 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 इस जगह पे आ रहा है। मतलब ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि रोड पे कोई कार चल रहा है तो कार कभी इस साइड चल रही है, कभी बीच में चल रही है, कभी इस साइड चल रही है, कभी इस साइड चल रही है, कभी इस साइड चल रही है। मतलब कार जो है वो पूरे रोड को यूज करता हुआ जा रहा है। एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं कि यह स्टेज है, तो एक डांसर जो है, डांसर कभी स्टेज के इस कोने में परफॉर्म करता है, कभी 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 यहाँ पे परफॉर्म करता है। मतलब वो पूरे स्टेज को यूज कर रहा है। तो अभी वो डांसर जो है वो उसको गिरने का चांस है स्टेज से, क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा कवर कर रहा है स्टेज को। हो सकता है कि वो कभी स्टेज से बाहर भी कवर कर। मीन को ही अपना लाइन बना करके चलना है, अपने प्रोसेस को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि मीन पे ही हमारा प्रोसेस चलता रहे। और क्या होगा, हमारा डेटा ये जो स्प्रेड है ना, देखिए ये मीन पे, यदि हम मीन पे चलाएंगे तो हमारा ग्राफ कैसे बन जाएगा, यहाँ से उठेगा और यहाँ से बंद करेगा, ऐसे गोल बन जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे बन जाएगा। यदि हमारा प्रोसेस और ज़्यादा सेंट्राइड हो जाएगा तो हमारा प्रोसेस यहाँ से उठेगा, ऐसे हो जाएगा और ऐसे नीचे आएगा। मतलब कि मान लो कि यहाँ से और यहाँ कस्टमर का स्पेसिंग लिमिट था, तो हमने इतना सड़क का यूज नहीं किया, बस इतनी सा का यूज किया और सारे मीन पे अपने डेटा को लिख दिया। समझ रहे हो। और ये जो स्प्रेड बता रहा है, ये बता रहा है कि हम कितना यूज किए स्प्रेड को, मतलब कितने टॉलरेंस को यूज कर लिए, और दूसरा कि ये हम सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हैं। तो ये दोनों चीज़ हो गया। यदि ऐसा बन गया तो ये परफेक्ट की तरफ जा रहे हैं। और यदि हमारा ग्राफ पूरा बेल कर्व ना बन करके सीधा का सीधा लाइन ही बन गया तो और अच्छा है कि हमारा ग्राफ सीधा का सीधा लाइन हो गया, हम सारा का सारा मीन पे ही है। तो ये तो कितना सिग्मा हो जाएगा, 6000 10,000 सिग्मा हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बेल कर्व ही बनता है। तो हम समझते हैं कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो हम समझते हैं कि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा है वो मीन पे है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना डेटा मीन पे जाएगा उतना ही हमारा ये जो बेल कर्व का जो बेल है वो सीधा होता जाएगा। और ठीक उसी तरह ये देखिए कि ये है स्प्रेड, और यहाँ पे जो ये बेल कर्व है वो मीन के इधर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गाड़ी चल रही है वो इस साइड ज़्यादा चल रही है, यह डांसर जो है इस साइड ज़्यादा डांस कर रहा है। फिर इस बार देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिसमें है कि जो शेप है वो मीन के इस साइड में है। इसका मतलब कि डांसर इस साइड ज़्यादा डांस कर रहा है, कार इस साइड ज़्यादा चल रही है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये इसका देखिए, ये क्या है कि जितना आपको स्टेज मिला हुआ है, आप देख रहे हो, जितना आपको स्टेज मिला हुआ है डांस करने के लिए उससे ज़्यादा आप स्टेज यूज़ करना चाह रहे हो। आप स्टेज से नीचे गिर सकते हो। अब दूसरा बात है कि यदि आपको कार चलाने के लिए मिल रहा है तो आप फुटपाथ पे भी कार चला रहे हो, सलमान खान की तरह। ठीक है, तो आप देखिए ये फुटपाथ पर कार चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा, किसी को आप ठोक दोगे, कोई मर जाएगा आपके चक्कर में। तो इस तरीके से अपने प्रोसेस को मीन के नज़दीक लाना है। सपोज ये कस्टमर का स्प्रेड है, आप समझिए कि ये आपका यूएसएल है, ये एलएसएल है, और ये कस्टमर ने टॉलरेंस दे दिया कि इतने में आपको पार्ट बनाना है। तो आप समझिए कि आपके कुछ पार्ट जो हैं ये जो इस स्पेसिफिकेशन पे बन रहे हैं, ये वाला, और कुछ पार्ट जो है इस स्पेसिफिकेशन पे भी बन रहे हैं। लेकिन यदि ये वाला ही पार्ट यदि हमेशा बने तो ये हमारा पार्ट जो है वेरी गुड है, ये हमारा वेरी गुड है। लेकिन ये वाला पार्ट गलत है जी, ये वाला पार्ट आपको कभी भी एनसी दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोअर ट्रेंड पे बन रहा है और ये अपर ट्रेंड पे बन रहा है। ठीक है, ये अपर लिमिट पे बन रहा है, ये लोअर लिमिट पे बन रहा है। तो ये कभी भी एनजी हो सकता है और ये कभी भी एनजी हो सकता है। तो हमें करना ही क्या है, हम एसपीसी कर रहे हैं इसी के लिए कि हमें यही वाले तो ख़त्म करने हैं, इसी वाले को ख़त्म कर करके इसको बढ़ाना है। समझ रहे हो, हमको इसको ख़त्म करके, इस वेरिएशन को ख़त्म करके हमें सारे के सारा अपने डेटा को यहाँ लाना है। यदि हम यहाँ पे डेटा ले आएंगे तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसे। अभी देखो हमारा ग्राफ फिर कैसे बन जाएगा, बेल कर्व। आप देखना कि हमारा जो बेल कर्व है वो इस तरीके से बन जाएगा। तो 0.27 रिजेक्शन अलाउड है यदि वो 6 सिग्मा की कंपनी है। तो आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं और उसको पीपीएम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
4 सिग्मा पे काम कर रहे हो, 6 सिग्मा पे काम कर रहे हो। इस तरीके से आपका परसेंटेज डिफाइन है कि कितना परसेंट रिजेक्शन आपका हो रहा है। देखिए 2 तरीके का डेटा होता है जी। पहला होता है एट्रीब्यूट डेटा, दूसरा होता है वेरिएबल डेटा। तो एट्रीब्यूट डेटा में क्या क्या चीज़ आता है? एनीथिंग दैट कैन बी क्लासिफाइड आइदर और पास फेल, गुड बैड, गो नो गो, काउंट डिक्रीज, डिस्क्रेट और डिटेक्शन ओरिएंटेड। अभी कोई चीज़ को हम देख करके यदि पास फेल बता दे, अच्छा बुरा बता दे, यदि कोई हम गेज से गो नो गो चेक कर ले, या हम बता दे या गेज बता दे गो नो गो, है ना। मतलब जहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा है, बस खाली डिसीजन आ रहा है, ओके नॉट ओके का, फेल पास का, गो नो गो का। यदि कहीं डिसीजन सिर्फ आ रहा है तो वो एट्रीब्यूट डेटा है। और वेरिएबल डेटा उसे कहते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं और मेजरेबल है, और मेजर करने के बाद कोई डेटा ड्रिवन होता है और उसके जो डेटा है वो अलग अलग वेरिएशन रहते हैं उस डेटा में। अभी देख लेते हैं, जैसे कि एनीथिंग कैन बी मेजर, यदि हम कोई मेजर कर सकते हैं वो वेरिएबल है। जैसे कि हाइट, डॉलर्स, डिस्टेंस, स्पीड, कंटिन्यूस इन्फिनाइट और स्टिमुलेट प्रिवेंशन। तो अभी क्या है कि हम इस तरीके से टाइप्स ऑफ डेटा समझ गए। यही सब चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यदि हम x बार r चार्ट करने के लिए क्या करना है, पहले कि डेटा जो है वो मेजरेबल होना चाहिए। दूसरा है कि कम से कम 2 सैंपल तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ सर AIG मैनुअल के अकॉर्डिंग में 5 सैंपल लेकर के हम चलते हैं। देन हमारा जो प्रोसेस है वो मास प्रोडक्शन में होना चाहिए, और प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारा सूटेबल होना चाहिए। मतलब ओके पार्ट का ही हम चेक करेंगे, ठीक है जी, NG पार्ट का हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। और हम फिर उसके बाद नॉर्मल डाटा हम फीड करेंगे। द नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि डिसाइड रेशनल सब ग्रुप साइज। अभी सब ग्रुप जो हमारा है वो सब ग्रुप बताया गया है कि भाई 25 हमें ग्रुप्स डिफाइन करने हैं, और जिसमें 5 डेटा का सब ग्रुप होगा 25। अब ये AIG मैनुअल का गाइडलाइंस है, उसी को सब OEM फॉलो करती है। बाकी तो SPC की सिर्फ बात करें तो उसके लिए तो अलग अलग डेटा दिया हुआ है, 2 सैंपल भी ले सकते हैं और 10 सैंपल भी ले सकते हैं सब ग्रुप साइज, ठीक है। अब डिसाइड सब ग्रुप फ्रीक्वेंसी। अब क्या है कि ये टाइम स्पैन पे हमें डेटा लेना पड़ता है कि हर 2 घंटे का पार्ट लेंगे 5 पार्ट, या हर दिन का 5 पार्ट लेंगे, या हर शिफ्ट का 5 पार्ट लेंगे। इस तरीके से आप डिसाइड कर ले, लेकिन थ्रू आउट द डेटा आपको उसी तरीके से लेना पड़ेगा। आप बीच में कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर है डिसाइड द नंबर ऑफ सब ग्रुप। अब सब ग्रुप का नंबर आपको डिसाइड करना है। अच्छा, ऑलरेडी हम लोगों को कंपनी ने दे ही रखा है कि हमें 25 सब ग्रुप तो जनरली करना ही करना है। कोई कोई बोलते हैं कि आपके 20 होने चाहिए, कोई 25 मांगते हैं, तो 25 और सैंपल साइज यदि 5 रहेगा तो 125 हो जाएंगे। तो 125 सैंपल लेने पड़ेंगे। और टाइम स्पैन देख लीजिए, यदि आपके 20 सब ग्रुप है, आपके 25 सब ग्रुप हैं, यदि आपके 25 सब ग्रुप हैं तो आपका टाइम स्पैन में ये फ्रीक्वेंसी जो है वो 25 होना चाहिए। मतलब कि हर 1 घंटे पे जा कर के आपको 5 उठाना है, तो ये 25 बार आपको जाना पड़ेगा। 2 दिन लगेंगे आपको डेटा लेने में। इस तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं कि एवरेज रेंज चार्ट कंट्रोल वेरिएबल क्या है। अभी क्या है, x बार निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि आपके पास जितना डेटा है, साल मान लो कि 125 डेटा है, तो x1 प्लस x2 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 125, ये हमारा क्या निकल गया जी, ये हमारा कैलकुलेट का एवरेज निकल गया, उस पूरे सब ग्रुप का एवरेज निकल गया। यदि मान लो कि यदि 5 डेटा हैं तो x1 x2 प्लस x3 और x5 और डिवाइड बाई 5, तो वो हमारा x बार निकल जाएगा। तो कैलकुलेट रेंज आप एक्स मैक्स और एक्स मीन आप जानते हैं, इस तरीके से बढ़ेंगे, लेकिन ये रॉन्ग मेथड है, ये सिंपल यूज करते हैं। और जिसमें हम ये जानते हैं कि x1 x2 जो है वो हमारा सैंपल है और n जो है हमारा सब ग्रुप का साइज़ है। तो हम आगे ये सैंपल देख लेते हैं, यहाँ पे मेन अच्छे तरीके से हम समझ लेंगे। इसमें क्या है कि आप समझिए कि इसमें आपने कस्टमर का नाम लिखा, पैरामीटर लिखा, पार्ट नेम लिखा, स्पेसिफिकेशन लिखा, पार्ट नंबर लिखा, मशीन नंबर लिखा और टॉलरेंस लिखा। तो इस तरीके से हमने लिख दिया कि भाई प्लस -2 है जी, प्लस में कुछ नहीं है, -2 टॉलरेंस हो सकता है। तो हमने डेटा ड्रिवन किया। इसमें कितने सैंपल हैं, ये 20 सब ग्रुप हैं जी। अब 20 सब ग्रुप में कितने कितने सैंपल हैं, 5 सैंपल हैं। तो हमने एक एग्जांपल दिया, वो आप समझिए। तो हमने पहले सब ग्रुप को देखते हैं। तो पहला डेटा है 2.65, 0.7065, फिर है 65, फिर है 85। तो इन सब का हम क्या कर दिए, जोड़ दिए x1। इसको हम यदि x माने तो x1
x1 x2 x3 x4 x5 को प्लस कर दिए और डिवाइडेड बाय कितना कर दिए 5, तो ये हमारा x बार निकल गया जी। x बार कैसे निकल गया, इन पाँचों को हम जोड़ दिए और पाँचों को जोड़ करके हम 5 से डिवाइड कर दिए तो हमारा ये x बार निकल गया। इस तरीके से हम सारे का x बार निकाल देंगे, टोटल का x बार निकाल देंगे, मतलब ये हमारा टोटल x बार निकाल दिए। ठीक है जी। और ये फिर हमारा रेंज निकाल दिए, ये हमारा रेंज निकल गया। रेंज क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये हमारा रेंज निकल गया। अब रेंज का बार निकालेंगे, देखिए अभी देखते हैं क्या कहते हैं कि कैलकुलेट एवरेज ऑफ ईच। तो हमने क्या कर दिया, डबल बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैक हम जाते हैं। तो जितने भी x बार निकाले हैं हमने, इन सब का यदि हम डबल बार एक निकालें यहाँ पे x डबल बार, तो क्या होगा, डबल बार का मतलब कि इन सब का एवरेज ले लेंगे 0.70। अभी ये देखते हैं, आपको मैं समझाता हूँ कि हम इन सब का कैसे एवरेज ले सकते हैं कि 0.70 0.77 0.76 0.68 0.75 इन सब को हम प्लस कर देंगे जी, इन सब को प्लस कर देंगे। इन सब को प्लस करने के बाद इसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 20 सैंपल है ना, तो हम ये प्लस कर देंगे जी x बार 1 प्लस x बार 2 प्लस x बार 3 और डिवाइडेड बाय 20। तो हमारा क्या निकल जाएगा, x डबल बार निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा जी, निकल जाएगा हमारा x डबल बार। x डबल बार ये हमारा एवरेजों का भी एवरेज निकाल दिया। फिर उसके बाद हमें रेंज निकालना आपको बता ही दिया कि भाई सारे को जोड़ लेंगे और जितना है उससे डिवाइड कर देंगे, ये हमारा रेंज निकल गया जी, एवरेज रेंज। और k जो है वो नंबर ऑफ सब ग्रुप है, जैसे 20 है। तो हम देखते हैं कि एवरेज रेंज कंट्रोल चार्ट में वेरिएबल में हम कैसे फार्मूला से हम निकाल लेते हैं। UCL है, ठीक है, तो D4/R बार। तो अभी क्या करना हमें, कैलकुलेट ट्रायल कंट्रोल लिमिट। अभी इधर क्या था कि R बार हमने कैसे निकालना था कि सारे रेंज को, हम इधर रेंज निकाले थे, ये रेंज हमने सारा निकाला और ये सारे रेंज को हमने जोड़ दिया। और कितने रेंज हैं, टोटल 20 रेंज हैं। तो 20 रेंज से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमें रेंज का बार निकल गया। क्या निकल गया जी, रेंज का बार निकल गया। और फिर हमने इधर से आ गए, तो हमारे पास डेटा है x डबल बार है, x बार है और r बार है। तो अब हम फार्मूला से वो हम निकाल लेते हैं कि क्या करना है। कैलकुलेट द ट्रायल कंट्रोल लिमिट्स ऑफ रेंज चार्ट। अभी ट्रायल कंट्रोल लिमिट है, उसके लिए रेंज चार्ट कैसे निकालेंगे, तो D4/R बार, D4 इंटू R बार USL निकल जाएगा रेंज का, और रेंज का LSL निकल जाएगा D3R बार। अब ये ध्यान रखना कि नीचे का यदि रेंज चार्ट हम बना रहे हैं, ये रेंज चार्ट है हमारा, ये मीन है हमारा, मीन जो R बार जो आया ये मीन है, ये मीन का लाइन हो गया। और USL कैसे निकालेंगे, D4 ये वाला फार्मूला इसके लिए है, D4 इंटू R बार। और ये वाला फार्मूला इनके लिए है कि भाई ये निकाल लेंगे इनका। और बीच वाला जो मीन है वो R बार तो है ही, ये है R बार। ठीक है, तो अभी आप समझेंगे कि हमें रेंज चार्ट निकल गया जी। रेंज चार्ट निकल गया और रेंज को प्लॉट भी कर दिए कि भाई रेंज कहाँ कहाँ आ रहा था वो हम प्लॉट कर दिए, रेंज इधर उधर जहाँ भी आ रहा था वो प्लॉट कर दिए। देन हमें क्या आगे क्या जानना है, कौन सा फॉर्मूला आगे जानना है कि कैलकुलेट ट्रायल कंट्रोल लिमिट्स ऑफ एवरेज चार्ट। एवरेज चार्ट निकालना है x बार। अभी क्या है कि हमें यह जानना है x बार तो हमारे पास पहले से मौजूद था, और प्लस A2R बार। अब LSL में अभी देखिए फार्मूला सेम है, x बार प्लस A2R बार और x बार माइनस A2R बार। तो जो हम एवरेज x बार चार्ट निकालेंगे, ये R बार चार्ट के लिए बोला मैंने, और ये R चार्ट के लिए बोला मैंने, ये x बार चार्ट के लिए बोला। तो इसमें क्या है कि हम यहाँ से बीच में मीन हो गया जी, ये USL हो जाएगा, UCL, ये LCL हो जाएगा जी। ठीक है, तो इन दोनों का लाइन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये और ये बीच में क्या है जी, x बार है। तो आप समझिए ये मीन हो गया। तो हमें क्या करना है, ये x डबल बार है जी, तो इसमें क्या करना है कि x डबल बार प्लस A2, ये फार्मूला इसके लिए है जी, x डबल बार प्लस A2 इंटू R बार। तो R बार आपको पहले से मालूम था, A2 जो है D3 D4 और A2 सब कांस्टेंट है, वो आपको SPC बनाने के लिए पहले से फॉर्मुलेटेड रहेगा। और LSL में क्या करना है, माइनस लगा देना है जी। तो फॉर्मूला आसान है, USL ऊपर D4R बार और LSL D3R बार। ये रेंज चार्ट निकल गया।
फिर हमें एक्स बार आर चार्ट निकालना है, उसमें हम क्या कर देंगे कि एक्स बार प्लस ए टू आर बार, एक्स बार एक्स डबल बार माइनस ए टू आर बार, इस तरीके से यूएसएल एसएल निकल जाएगा। एक्स डबल बार जो है वो मीन है जी। तो ग्राफ प्लॉटेड हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आप लोग याद भी कर सकते हैं, जिसमें D3 है, D4 है, D3 है, A2 है और D2 है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो फार्मूला दिया हुआ है और यहाँ वह सैंपल साइज है, हमने कितना सैंपल साइज यूज किया था एक सब ग्रुप में 5, तो हमारे लिए ये सारा का सारा फार्मूला अलाइबल होगा। हमें D4 लेना पड़ेगा तो 2.15 लेंगे, और D3 लेना पड़ेगा तो 0 लेंगे, और A2 लेना पड़ेगा 0.57 लेंगे, और D2 लेना पड़ेगा तो 2.36 लेंगे। तो इस तरीके से हम आप समझ गए कि कौन सा फार्मूला लेना है। ये सैंपल साइज है और ये हमारा D4 D3 A2 D2 है। ठीक है जी, आप समझ गए। चलिए अब आगे हम जानते हैं कि फार्मूला से कैसे निकालें। एवरेज रेंज चार्ट, कंट्रोल चार्ट, वेरिएबल कैसे निकालें। एक्स डबल बार हमारा ये निकला था जी, जो फार्मूला से हम अभी निकाले थे। आर बार हमारा ये निकला। फॉर आर चार्ट हमें देखना है कि आर चार्ट निकाले, D4 इंटू आर बार किया था, ये निकला। फिर D3 तो हमारा 0 लिया, तो आर बार से गुना कर दिया तो 0 आ गया जी। एक्स बार में हम देखते हैं एक्स डबल बार प्लस A2, एक्स डबल बार कितना था 0.715 और प्लस A2 वहाँ पे हमने दिखाया था कि 5 सैंपल के लिए A2 क्या आएगा जी। 5 सैंपल के लिए A2 क्या होगा जी हमारा 0.57। तो उसने क्या किया 0.757 से आर बार यहाँ से लिया 0.21 गुना कर दिया तो 8 ये आ गया। LCL आ गया, ये आ गया। तो अब ये समझिए अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट भी आपका आ चुका है अभी सारा, और रेंज चार्ट का भी आ चुका है और एक्स बार आर चार्ट का भी आ चुका है। तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं, ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं। तो यहाँ देखा था आपने कि 0.43 जो है UCL है, तो ये हमारा यहाँ पे UCL हो गया जी। ठीक है 0.43। और यहाँ पे आपने देखा था LCL 0 है जी, तो यहाँ देख लीजिए यहाँ पे LCL 0 है, तो ये हमारा रेंज चार्ट मिल गया। और यहाँ पे आपने देखा था जो आर बार है ये हमारा मीन है और ये 0.21 है, तो यहाँ देखिए आर बार जो है वो 0.21 है। और जो आपका पूरा रेंज आया था वो रेंज को आपने प्लॉट कर दिया और ये ग्राफ बन गया जी। ठीक है, अब दूसरा ये ग्राफ बनाना कितना आसान है, ये देखिए ये एवरेज चार्ट है, आर एक्स डबल बार एक्स बार आर चार्ट है। इसमें देखिए कि हमने फॉर्मूला लगाया था UCL का एक्स डबल बार प्लस A2 इंटू आर बार 0.837, यहाँ पे देखिए 0.837 है, ये UCL है जी। ठीक है, फिर हमने ये देखते हैं कि ये LCL है जी 0.5991, ये LCL है जी, ये देखते थे फार्मूला। और ये एक्स डबल बार जो हमारा 0.718, ये हमारा देखिए ये एक्स डबल बार है जी। तो इस तरीके से जो हमारा एक्स बार का डेटा जितना भी सारा 20 डेटा, वो 20 डेटा को प्लॉट कर दिया इसके ऊपर, और ये हमारा डेटा निकल गया रेंज चार्ट। कैपेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें सिग्मा फाइंड करना पड़ेगा। अभी तक तो हमने सिग्मा फाइंड नहीं किया था, अभी तो हमने एक्स बार आर चार्ट फाउंड किया था। तो हमें प्रोसेस कैपेबिलिटी फाउंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट। सबसे पहले देखिए कैलकुलेट प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन करने के लिए हमें क्या करना है, सिग्मा फाउंड करना है। और आपको कांस्टेंट तो सबको पता है ना कि क्या कांस्टेंट होता है, तो D2 वहाँ पे लिखा हुआ था चार्ट में, तो आप देखते हैं आर बार बाई D2। तो सिग्मा जो हम फाउंड करेंगे वो आर बाई D2 करेंगे, जहाँ D2 जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पे, और हमारा सैंपल कितना है 5, तो हमारा D2 क्या होगा 2.36। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या है कि CP, प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या है, प्रोसेस कैपेबिलिटी आपका स्प्रेड है, मतलब कि ये मीन है और ये आपका LSL USL है, तो ये स्प्रेड है कि आपका डेटा कितना दूर में लाई करेगा, ये आपका CP बताएगा। ठीक है, तो अभी देखिए हम निकालते हैं। CP का फॉर्मूला होता है USL माइनस LSL डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा। अभी आप देखिए कि हमने क्या निकाला था कि USL किसने दिया, कस्टमर ने। LSL किसने दिया, कस्टमर ने। स्पेसिफिकेशन लिमिट तो वही दे रहा है, ये कस्टमर का दिया हुआ है, ये भी कस्टमर का दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है। और सिग्मा हम कैसे निकालें, अपना रेंज डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। तो हमें तो सिर्फ CP निकालने के लिए सिर्फ हमें आर बार चाहिए। CP निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ आर बार। अभी समझिए कि सब चीज़ तो गिवन है, कस्टमर ने गिवन दे दिया स्पेसिफिकेशन लिमिट, कस्टमर ने स्पेसिफिकेशन लिमिट गिवन दे दिया, LSL गिवन दे दिया। हमें क्या सिर्फ डेटा निकालना है, हमें सिर्फ सिग्मा फाउंड करना है। और सिग्मा फाउंड करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है आर बार बाई D2। और आर बार कैसे निकलेगा, आप ये समझ लीजिए, सारे डेटा का रेंज निकाल लेंगे और रेंज का एवरेज कर देंगे, निकल जाएगा आर बार।
तो इस तरीके से हम डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हैं बिना कोई ग्राफ बनाए हुए, बिना कुछ करे हुए, सिर्फ डेटा को देख करके हम फटाक से हम अपना सिग्मा फाउंड कर सकते हैं और फटाक से सीपी फाउंड कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम विद सीपी। सीपी क्या बताता है? सीपी कंसीडर ओनली स्प्रेड। सीपी जो है वो स्प्रेड बताता है कि सिर्फ सीपी निकालने से हमारा काम नहीं चल सकता। हम तो सिर्फ सीपी जान सकते हैं कि भाई जो डेटा है वो कहाँ कितना दूर फैला हुआ है। भाई डेटा कितना दूर फैला हुआ, वो कम से कम फैला होना चाहिए, ये तो पता है जी कि ज़्यादा नहीं फैलना होना चाहिए। हमें जितना टॉलरेंस मिला उतना ही टॉलरेंस हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, कम टॉलरेंस यूज़ करना है। दैन दूसरा है कि ट्रूली कैपेबल प्रोसेस। ये सब स्प्रेड जो है पता चलता है कि जो कैपेबल प्रोसेस उसके लिए प्रोसेस स्प्रेड मस्ट बी स्मॉलर देन द स्पेसिफिकेशन। यही हम कह रहे थे कि कंपनी अपने कस्टमर ने जो स्पेसिफिकेशन दिया है उससे हमेशा अपना स्प्रेड कम होना चाहिए। जितना मिला है उतने के कम में हम अपना काम चला लें तो हमारा बेहतर है। ठीक है। हमारा इट शुड बी लोकेटेड इन मैनर दैट द स्प्रेड बोथ द साइड्स फॉल्स विद इन द स्पेसिफिकेशन। ये स्पेसिफिकेशन के दोनों साइड में फॉल हो रहा है लेकिन इसके बाहर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम देखेंगे कि देखिए कि ये हमारा जो है, आप यहाँ से समझिए, कंपेयर वॉइस ऑफ प्रोसेस विद आवर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। ये कस्टमर का स्पेसिफिकेशन है जी, यूएसएल और एलएसएल। ये हमारा डिजाइन ब्रीथ है और वॉइस ऑफ कस्टमर है। कस्टमर ने बोला है कि इसी के अंदर में आपको रहना है जी। ठीक है। लेकिन हमारा प्रोसेस ब्रीथ क्या आ रहा है? ये है हमारा प्रोसेस ब्रीथ, हमारे डेटा का प्रोसेस ब्रीथ है। हम ये -3 सिग्मा और +3 सिग्मा हमारा वॉइस ऑफ प्रोसेस है ये। तो मतलब कि हम जो है स्पेसिफिकेशन लिमिट है उससे कम लिमिट यूज कर रहे हैं और इतना जो है, इतना जगह जो है हमारा बच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोसेस जो है कैपेबल है और हमारा इंडेक्स भी सही है। ठीक है। हम कम से कम स्प्रेड का यूज कर रहे हैं और हमारा डेटा भी मीन के नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब कि हमारा शेप इस तरीके से भी नहीं बन रहा, ना फिर शेप हमारा इस तरीके से बन रहा है कि हम ये बोले कि ठीक है यार हमारा डेटा कम स्प्रेड कर रहा है, आधे में बन रहा है लेकिन हमारा इसी एरिया में बन जा रहा है डेटा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या फिर डेटा इसी एरिया में बन रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारा डेटा जो है वो मीन के बोथ साइड बन रहा है और मीन के नज़दीक बन रहा है, बिल्कुल ऐसा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि हमारा जो डेटा है वो बोथ साइड बन रहा है और मीन के नज़दीक बन रहा है। ना तो हमारा डेटा ऐसे बन रहा है, ना तो हमारा डेटा ऐसे बन रहा है। ठीक है। आप समझिए, ना तो हमारा डेटा, ये हमारा डेटा है जी। ठीक है। और यदि हमारा रॉन्ग होता कब? जब हमारा ये बनता चाहे ये बनता। आप ही समझ गए। नेक्स्ट जानते हैं। तो हमें प्रोसेस कैपेबिलिटी को पता करने के लिए अभी हम अपने प्रोसेस का हमें सीपी फाइंड करने के लिए बताएं कि सिर्फ आर बार पता करके हम अपना सीपी बता सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि प्रोसेस कैपेबिलिटी करने के लिए क्या कर सकते हैं। कि प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या है, उसमें से हमें दोनों निकालने पड़ते हैं। एक अपर लिमिट के लिए हमें निकालना पड़ता है, एक लोअर लिमिट के लिए निकालना पड़ता है। उसमें क्या कर सकते हैं कि पहले यूएसएल माइनस एक्स डबल बार। यूएसएल आपको पता है कस्टमर से गिवन है और एक्स डबल बार आपने अपने डेटा से निकाल लिया है। ठीक है। और 3 सिग्मा भी आपने निकाल लिया है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला डेटा। और दूसरा लोअर स्पेसिफिकेशन का डेटा कैसे है? एक्स बार माइनस एलएसएल। एलएसएल आपको पता है, एक्स डबल बार आपने निकाल रखा है और सिग्मा भी निकाल रखा है। तो ये आपका इस तरीके से दिखाया जाएगा। और इस दोनों में जो भी मिनिमम होगा, ये याद रखना, आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है ये बात कि इन दोनों में जो मिनिमम होगा उसी को हम CPK समझते हैं जी। ठीक है। और D2 का वैल्यू जो है इस तरीके से आप ले लेंगे। यदि आपका सैंपल 5 है तो आपका D2 का वैल्यू 2.326 हो जाएगा। ठीक है। जानते हैं आगे। प्रोसेस कैपेबिलिटी आप देख रहे हैं कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन आपने R/D2 से निकाल लिया। फिर उसके बाद प्रोसेस कैपेबिलिटी के लिए आपने USL माइनस LSL भी डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा करके आपने CP निकाल लिया। CPK निकालने के लिए 2 फार्मूला लगाया आपने, जो मिनिमम था वो आपका CPK हो गया। ठीक है। 0.685। अब ये देखिए कि 0.865 जो है इस तरीके से हम समझते हैं कि इस पर कैसा है। ठीक है। एक ग्राफ पे कैसा है। ठीक है। अभी आप समझते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी का इंटरप्रिटेशन क्या है। यदि CP भी सही है आपका और CPK भी सही है, मतलब कि प्रोसेस कैपेबल है, कंटिन्यू चार्टिंग है, ब्रिंग CPK क्लोजर टू CP, मतलब CPK को क्लोजर CP ले जाइए आप। ठीक है। यदि आपका CP सही है और CPK सही नहीं है तो इसका मतलब है कि प्रोसेस हैज़ पोटेंशियल कैपेबिलिटी। प्रोसेस के पास कैपेबिलिटी है लेकिन आपको CPK लोकल एक्शन करना कुछ, मतलब यदि आप समझिए कि ये हो रहा है, यदि ये है, हम आपको ग्राफ से समझा देते हैं।
कि यदि ये हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका स्प्रेड भी सही है और डेटा भी नज़दीक में है। यदि आपका ये हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका स्प्रेड तो सही है, स्प्रेड सही है, लेकिन आपका सेंटर से बहुत डिस्टेंस है। मतलब कि मीन ये है, आपका जो स्पेसिफिकेशन, ये स्पेसिफिकेशन लिमिट है, आपका ग्राफ ऐसे लाई कर रहा है और ये चीज़ है। तो ये चीज़ तो ऐसा है कि आपका यदि मीन यहाँ पे है, मीन यहाँ पे है तो इसका ये लाई कर रहा है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये आपका ऐसे लाई कर रहा है, ऐसे, मतलब कि स्प्रेड से भी बाहर है और मीन से भी बाहर है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका CPCPK का मतलब कैसे आप, पहला इंटरप्रिटेशन था कि कोई स्पेशल कॉज हो जाएगा, कोई एक पॉइंट बाहर ए जोन के चला जाएगा। दूसरा है कि कोई स्पेसिफिकेशन लिमिट से ऊपर या नीचे लगातार 7 पॉइंट्स नीचे लगातार रहेंगे। दूसरा है कि कोई 6 पॉइंट लगातार ऊपर जाएगा और 6 पॉइंट लगातार नीचे जाएगा तो दिक्कत है। फिर उसके बाद है कोई 14 पॉइंट अल्टरनेटिंग में अप्स एंड डाउन कर रहे हैं, वो दिक्कत है। देन हम देखते हैं कि कोई भी 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट अपर लिमिट में है और 1 पॉइंट लोअर में है तो वो दिक्कत है, और या तो ए से बाहर है। फिर हम देखते हैं कि कोई भी 4 डेटा जो है और 5 डेटा में कोई 4 डेटा जो है बी में लाई कर रहा है तो वो दिक्कत है। देन उसके बाद है 14 पॉइंट्स इन रोज इन जोन सी। अभी आप देखते हैं कि लगातार सी में ही 14 पॉइंट्स हैं, अप्स एंड डाउन, अबव और नीचे ऊपर। इसका मतलब है कि आपने कुछ सैंपल लेने में गड़बड़ी की है। देन उसके बाद है कि 8 पॉइंट जो है हमारा 8 पॉइंट इन रो बोथ साइड। अभी दोनों है, मीन के दोनों साइड में 8 पॉइंट है, लेकिन सी जोन में, सेंटर जोन में कोई नहीं है। इसका मतलब भी कोई दिक्कत है। तो ये टोटल 8 इंटरप्रिटेशंस हैं आपको करने हैं। यदि देखते हैं एक्स बार चार्ट और आर बार चार्ट और कंक्लूजन पे हम बात करते हैं। यदि एक्स बार चार्ट आपका कंट्रोल्ड है और आर बार चार्ट भी अंडर कंट्रोल है तो आपको एंजॉय करना चाहिए, आप मौज कीजिए, आपका प्रोसेस कंट्रोल है। यदि एक्स बार चार्ट आपका अंडर कंट्रोल्ड है और आर बार चार्ट आउट ऑफ कंट्रोल है, इसका मतलब कि आपका स्प्रेड चेंज हो गया है, मतलब कि स्प्रेड ज़्यादा हो चुका है, रेंज बहुत ज़्यादा हो गया है। रेंज ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है, जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है उससे ज़्यादा रेंज यूज कर रहे हो, मतलब कि आपका जो है डिफेक्टिव पार्ट स्पेशल कॉज है आपके प्रोसेस में। देन यदि एक्स बार चार्ट आउट ऑफ कंट्रोल्ड है और आर चार्ट अंडर कंट्रोल्ड है तो इसका मतलब ये समझिए कि आपका लोकेशन चेंज है, मतलब कि आप इस जगह पे मीन पे हो, आपका स्प्रेड इतना ही है लेकिन आपका लोकेशन चेंज है। मीन पे होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, तो ये लोकेशन चेंज हो गया, ये चीज़ है जी, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वाला कि और आपका एक्स बार चार्ट आउट ऑफ कंट्रोल्ड है और आर बार चार्ट दोनों आउट ऑफ कंट्रोल है, तो दोनों स्प्रेड और लोकेशन आपका जो है वो दोनों स्प्रेड और लोकेशन बर्बाद हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना पहले तो सॉल्व कीजिए फिर SPC कीजिए।